ओके, ठीक है। सबसे पहले एक चीज, मतलब अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करना है, क्योंकि हम लोग अपने टारगेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो सीएलआई को समझने के लिए मैं एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि थोड़ा ट्राई किया था, मतलब और ज़्यादा उसको स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि ल्यूनिक को ज़्यादा वो समझ आ नहीं रहा था, राइट। तो गाइस, सबसे पहले हमको एक मेंटलिटी बनाना पड़ेगा, राइट, और एक इंस्टिंक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने माइंड में कि हम किस टाइप से देखते हैं अपने कंप्यूटर्स को और अपने सिस्टम्स को, राइट, कि एक्चुअलिटी में हमारा सिस्टम और कंप्यूटर है क्या। तो अच्छा, चलिए पहले आप लोग एक बार बताने का कोशिश करिए दैट व्हाट इज कंप्यूटर इन योर इंस्टिंक्ट, राइट। आप क्या समझते हैं कंप्यूटर से, जो अपन पहले पढ़े वो डेफिनेशन नहीं, राइट, बट जो एक्चुअलिटी में आप समझते हैं, विजुअल यूनिक। विजुअल, आर यू टाइपिंग? नो, ओके। यूनिक, डिड यू वांट टू से समथिंग? आई थिंक शी इज टाइपिंग। जस्ट वेट। चलो ठीक है, अपन डायरेक्ट काम पे आते हैं, आप लोग क्योंकि बता नहीं पा रहे, ठीक है। तो देखो, जो हमको एक नया स्टिंट, वॉइस ठीक से नहीं आ रही, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम सीधे, हम सबसे पहले मतलब स्पीड स्पीड में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो नया इंस्टिंक्ट क्रिएट करना है अपने माइंड में, राइट, कि एक माइंड मैप जो आपको क्रिएट करना है, जिसकी मदद से कि आप सीएलआई को इजीली समझ सकते हैं, उसके वर्किंग को समझ सकते हैं, वो है कि आप कंप्यूटर को ना एक तरीके का कंटेनर समझिए, राइट। कंप्यूटर एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स रखे होंगे, राइट। whenever you press something or perform something at your device, right, that scripts will come and then run। एक क्या कहते हैं, एक साइकिल होता है, राइट। किस टाइप का होता है कि जैसे हम ये शेल देखते हैं, राइट, ये जो हमारा शेल है, टर्मिनल है यहाँ पे, राइट। देखिए, ये जो टर्मिनल है, इसको हम किस तरीके से, मतलब ऐसा माइंड में बना सकते हैं, इसका इसको समझने में इजी करने के लिए। ये जो टर्मिनल है ना, ये एक तरीके से, मतलब ये किस तरीके से काम करता है, तो ये भी आपको टर्मिनल दिख रहा है, राइट। टर्मिनल के अंदर हमारा एक शेल है, राइट। अभी आप समझते चलिए, हम ज्यादा उसको मतलब डीप में नहीं समझेंगे, राइट। शेल का काम क्या है, शेल हम आगे पढ़ेंगे, राइट। शेल का काम क्या है कि जब भी हम कोई कमांड लिखेंगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने सीडी लिखा, जो हम कल भी समझे थे, राइट, सीडी स्लैश में गए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो भी शेल में लिखा, शेल इसको क्या करेगा, सबसे पहले शेल शेल करेगा अपने आप को फॉर्क, राइट। शेल विल फॉर्क इटसेल्फ, राइट। मतलब फॉर्क एक फंक्शन होता है, राइट, जो कि शेल जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि शेल अपनी एक कॉपी बनाएगा, एक चाइल्ड शेल प्रोड्यूस करेगा, राइट। एंड देन उस चाइल्ड शेल में, जो चाइल्ड शेल है, उस शेल में क्या होगा, जो हमारा सीडी का कोड है, राइट, हमारा, जो हम कल भी समझे थे कि सीडी सीडी कहाँ कहाँ पे होगा, राइट। हम इसको एक बार सर्च करके देखते हैं, वेयर सीडी। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ था, वेयर सीडी तो नहीं होता, शेल बिल्ट इन कमांड। ओके, चल रही है, कैट का करता है, वेयर कैट, राइट, हाँ ठीक है, कैट का होता है। तो जो कैट है हमारे पास, राइट, ये हमको, इसकी जो फाइल है दो जगहों पे रखी हुई है, एक स्लैश बिन स्लैश कैट में, और एक स्लैश बिन स्लैश स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट में, राइट। ये दो लोकेशंस पे हमारा जो कैट का जो फाइल है वो रखा हुआ है। तो शेल क्या करता है, शेल सबसे पहले फॉर्क करेगा, फॉर्क मतलब अपना चाइल्ड शेल यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है।
शेल फॉर्क, राइट। सबसे पहले शेल अपने आप, जब भी हम उसको कोई टास्क देंगे, राइट, शेल अपने आप को पहले फॉर्क करेगा, यानी अपना एक चाइल्ड शेल प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस चाइल्ड शेल। ओके, देन इसका उसके बाद ये क्या करेगा, देन मतलब शेल की भाषा में अगर हम समझे तो शेल एक और मतलब फॉर्क के बाद जो फंक्शन यूज करेगा वो होता है EXEC, यानी एग्जीक्यूट का, राइट। यानी जो भी उसने डंप कराया है अपने चाइल्ड शेल पे, राइट, जो बेबी शेल या जो चाइल्ड शेल जो उसने प्रोड्यूस करा फॉर्क के थ्रू, उस पे वो जो भी कोड डंप कराएगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम शेल EXE करता है, राइट। मतलब अभी हम देख सकते हैं ये दो स्टेप प्रोसेस है, राइट। जब भी हमने कुछ भी हम टाइप करेंगे, राइट, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक बार एलएस करके चेक करते हैं, यहाँ नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है, हमारे पास एक फाइल डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल है, राइट। जब हमने यहाँ पे कमांड रन किया तो शेल ने क्या किया होगा, शेल ने सबसे पहले गया होगा कि और उसने देखा होगा कि ये कैट नामक फाइल जो है ये हमारे सिस्टम पे कहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट। वेयर, ठीक है। तो ये दो लोग उसको मिली हुई है दो लोकेशन, राइट। एक यूजर बिन कैट पे है और एक बिन और कैट बिन स्लैश कैट पे, ये दो लोकेशन उसको मिली होगी कि हम इस दो लोकेशन के थ्रू कैट को एक्सेस कर सकते हैं। कैट का जो कोड है वो इन दो लोकेशंस पे रखा होगा। तो शेल गया होगा, अभी हम समझेंगे कि इन दोनों में से डिफरेंशिएट कैसे करेगा वो बाद में समझेंगे, राइट। अभी समझ लीजिए, मान लीजिए दोनों एक ही फाइल है, राइट। तो जो हमारा शेल, सबसे पहले शेल ने फॉर्क किया होगा, अपना एक और पेरेंट शेल, सॉरी, चाइल्ड शेल क्रिएट किया होगा। उस शेल में जो कैट नामक फाइल पे जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को वो डंप कराएगा, राइट, उस शेल पे। एंड देन हमने जो भी उसके आगे जो भी मतलब हमको जो टास्क कंप्लीट करना था हम उसका जैसे पाथ दिए, राइट, तो वो देन उस पाथ को EXE के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं? यूनिक एदन बीचो, एदन को नहीं आया, ठीक है, यूनिक को भी नहीं आया। ओके, देखो हम यहाँ पे ना सिंपली एक शेल का वर्किंग समझ रहे थे, राइट। चल ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर का बात करते हैं। कंप्यूटर क्या है, राइट। मैं जो अभी आपसे बोला, कंप्यूटर को आप एक कंटेनर समझिए जिसमें कि बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए रहते हैं, राइट। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वहां पे रन हो रहा है। मैं यार राइट क्लिक कर रहा हूँ तो भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन हो रहा है। उस स्क्रिप्ट के रन होने की वजह से मेरे को ये जो डायलॉग बॉक्स जो ओपन होके यहाँ दिखा है ये आया है, राइट। अगर मैं यहाँ इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ वो हट रहा है तो भी बैकएंड में एक स्क्रिप्ट रन हो रहा है। देन उस स्क्रिप्ट रन होने के बाद ये सब हट रहा है। ये क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर हो तो थम्स अप प्लीज। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमको हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक तरीके का कंटेनर है। ओके, कंटेनर में बहुत सारा स्क्रिप्ट रखा हुआ है। 2 मिनट रुकिएगा, जस्ट थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये सब क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर है वो कंटेनर है। नाउ अब हमको क्या समझना है कि, हाँ ठीक है, कंटेनर के साथ हम ये भी समझे कि जब भी हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक स्क्रिप्ट रन हो रहा है, बट वो स्क्रिप्ट कौन सा होगा, कहाँ पे रखा हुआ है वो स्क्रिप्ट, राइट। ये सब चीजें को देखिए, अगर हम GUI के थ्रू करेंगे, राइट, तो हम उसको इतने ज्यादा डीप तरीके में देख नहीं पाएंगे, राइट, कि कहाँ पे है वो स्क्रिप्ट, कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, वो एट द एंड उस वो जो मतलब जो हम यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं उसमें उस कोड में लिखा क्या है, राइट। तो ये हम GUI में नहीं देख सकते, राइट, हमको CLI मोड पे स्विच करना पड़ेगा, राइट। CLI मोड को आप कह सकते हो कि एक GUI का प्रिविलेज्ड मोड है, राइट। आप यहाँ पे वो सब काम कर सकते हो जो कि GUI आपको करने से रेसिस्ट करता है, राइट। तो हम इधर आए, अभी हमको पता चला कि जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन होगी। अब हमको देखना है कि जो फाइल डॉट TXT है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ वहाँ होम काली के अंदर, ठीक है, नहीं चल रहा।
पैलेस, ठीक है। मैं भी इस लोकेशन पे हूँ, स्लैश होम स्लैश काली पर, राइट। यहाँ मेरे पास एक फाइल है, फाइल डॉट टी। मेरे को इस फाइल को पढ़ना है। अगर मेरे को इस फाइल को हमारे GUI में पढ़ना पड़ता, राइट, तो मैं क्या करता, डायरेक्ट डबल क्लिक करता, हमारा फाइल ओपन हो जाता और हम उसको रीड कर लेते। इज इट? बट हमको यहाँ पे CLI में यूज करना है, हमारे पास कोई GUI है नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास कोई प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको CLI के थ्रू एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे? कैट फाइल डॉट टी, राइट, फाइल डॉट टी। अभी तो हमने लिख दिया, राइट, कि कैट फाइल डॉट टी। इतना कमांड सेम है कि हम डबल क्लिक कर रहे हैं फाइल को और ओपन कर रहे हैं, राइट। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, कि हमने वहां डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो यहाँ हम कैट फाइल डॉट टी लिख के ओपन कर रहे हैं, राइट। इधर तक कोई प्रॉब्लम है? जो हम दोनों एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे कि यहाँ GUI में देखो दो अलग अलग मोड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस या उसका जो ऑपरेशन मोड है वो हमको अलग ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे GUI में हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और जो या फिर राइट क्लिक करके ओपन, जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें ओपन क्लिक करके एंड देन ओपन कर लेते हैं, एंड जो CLI होता है उसमें हमको कमांड के थ्रू करना पड़ता है। इतना क्लियर है ल्यूनिक बीचो? अच्छा, बीचो हैव टाइप्ड समथिंग, वॉइस ठीक से नहीं आई, कैन यू रिपीट? ब्रो, बीचो हैंड रेस कर दिया करो यार भाई, ठीक है। वो क्या है ना, मतलब थोड़ा ऐसा रहता है ना, तो समझ नहीं आ पाता मेरे को, मतलब मैं वहां देखता नहीं हूँ ना इतना। ओके, अभी अभी Bro, it is the unique stat, not the Bicho. ओ सॉरी, इट्स लिविंग मैं वो भी नहीं देखा, चलो ठीक है। And timing also. या टाइमिंग में मैं देख लिया था, चलो ठीक है। ओके, इतना अभी क्लियर है, राइट। अभी हमने ये दो एक्शंस देखे। GUI में हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर रहे थे, आइदर राइट क्लिक करके और डबल क्लिक करके। CLI में हम इसको एक कमांड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, कैट फाइल डॉट टी। नाउ अब हम समझ रहे हैं कि एक्चुअलिटी में कैट फाइल डॉट टी जो है ये रन हुआ कैसे, राइट। कैट में क्या है, फाइल डॉट टी, मतलब जो कैट है उसने किस तरीके से अप्रोच किया फाइल डॉट टी को, राइट। यहाँ पे एक कोड ही रन हुआ होगा, राइट, क्योंकि हम देखे कि मतलब हमको पता है कि जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक स्क्रिप्ट रन होगा। कैट, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कैट हमने एक वेरिएबल बना के रखा है, राइट, और उस वेरिएबल में कैट हमने एक वेरिएबल बना के रखा है और उस वेरिएबल में पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि किस तरीके से कंप्यूटर को समझना है कि वो फाइल डॉट टी का कंटेंट हमारे CLI पे डंप करा है, राइट। हम इसको रन किए, हमको हेलो दिख गया, ठीक है, कि फाइल डॉट टी का जो कंटेंट है अंदर वो है हेलो। कैसे? अभी हम देखो, अभी तक जो हम समझे वो हम नॉर्मल समझे, राइट, फंक्शन। अब हम समझ रहे हैं कि जो शेल है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, राइट। शेल या जो हमारा टर्मिनल है उसने इसको किस तरीके से हैंडल किया। तो सबसे पहले उसने देखा कि हमने कैट लिख के रखा है। अब कैट एक तरीके का फंक्शन है, एक वेरिएबल है, मतलब हम उसको वेरिएबल लेके समझेंगे तो मे बी वो हमको थोड़ा इजी पड़ेगा, राइट। एक वेरिएबल है जिसमें बहुत सारा कोड स्टोर है पहले से ही। तो उसने ढूंढा कि ठीक है, कैट ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जितना भी स्क्रिप्ट होना चाहिए था, राइट, जितना भी मटेरियल होना चाहिए था वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले गया पूरा, इसने डिवाइस को अपने छान मारा, पूरा सिस्टम को, कि कहाँ पे जाके हमको कैट का एक्चुअल मटेरियल मिलेगा। तो हम वेयर का यूज करके पता लगा सकते हैं कि हमारा कैट का फाइल रखा कहाँ है। तो हमारे पास दो फाइल्स हैं कैट की, राइट। इन दोनों में प्रिविलेजेस का में भी अंतर होता हुआ, राइट। खैर वो हम बाद में समझेंगे, अभी हम उस पर ना जाएं तो बढ़िया है, वरना वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, राइट। ठीक है, तो जब हमने कैट यहाँ पे टाइप किया तो हमारा जो शेल है वो गया होगा सबसे पहले ये देखने कि कैट रखा कहाँ है, ठीक है। उसको कैट का फाइल मिल गया, कैट स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट के कैट पे पूरा जो कोड है कि कैट एक्चुअलिटी में क्या करेगा ये वहां पे लिखा हुआ रखा है, ठीक है। अब क्या किया, जो शेल है, देखो शेल जो है ना वो एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, राइट। अगर शेल एक मतलब अगर हम उसको मल्टीपल टास्क दें तो वो एक ही शेल पे मल्टीपल टास्क नहीं करेगा। शेल एक बार में एक ही टास्क को काम करेगा। अब और वो ज़रूरी भी है, राइट। अगर आप इसको स्ट्रिंग
इस तरीके से सोचें कि देखिए आपने कैट का कोड पूरा डंप करा लिया, ठीक है। अब जब कैट का पूरा कोड डंप हो गया है, मे बी वो बैश में हो, राइट, मे बी वो बैश में हो, ZSH में हो, राइट, किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हो, अगर कैट का मटेरियल डंप हुआ है और अगर हम उसके साथ किसी दूसरी कमांड का मटेरियल भी डंप कराएंगे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ये समझ पा रहे हो आप? मतलब खिचड़ी बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। इस वजह से शेल जो है वो एक टाइम पे एक ही कमांड को रन करेगा, ठीक। तो वो यहाँ क्या कर रहा है, जैसे ही उसने कैट किया, सबसे पहले तो शेल अपना एक फॉर्क फंक्शन रन करेगा और फॉर्क फंक्शन रन करने के बाद अपना एक चाइल्ड शेल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। वो ये सब काम बैकएंड पे होता है, राइट। उसने अपना चाइल्ड शेल क्रिएट किया, ठीक है। अब उस चाइल्ड शेल में उसका काम क्या है कि वो सबसे पहले जाए, ये देखे कि ये जो कैट नामक ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे रखा हुआ है, उसमें क्या स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एंड देन उसको अपने चाइल्ड शेल पे कॉपी करके डंप करा के फाइल डॉट टी को उसके आगे यूज करे, मतलब जो उसमें जो भी ऑपरेशन लिखा है वो फाइल डॉट टी के ऊपर अप्लाई करे। जब वो ये कर देता है तो हमको ये जो मटेरियल दिखा, हेलो जो लिखा हुआ है, ये हमको विजिबल होता है। अभी शेल का फंक्शन समझ में आया? हम शेल को और डीप में पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। एदन, बीचो, एनी डाउट? ठीक है। अगर आप ये चीज लेके चलेंगे कि मतलब अगर आप इस इंस्टिंक्ट को लेके चलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑफ कोड है, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। क्योंकि आपको एक बेसिक रूट पता है कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फाइल वहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, राइट। ओके, तो सबसे पहले ये अभी हमारा चैप्टर 1 ही कंप्लीट नहीं होता, राइट, उसके कुछ प्रैक्टिकल्स बाकी थे। तो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन चेक करना है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पहले इसको करते हैं क्लियर, ठीक है। यू कैन यूज uname -a to check the information of your ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। मैं यहाँ पे जो आपको इतना लंबा लाइन दिखा है, राइट, इसके लिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका हर एक वर्ड को डिफाइन किया था, राइट। देखिए हम पहले इस लाइन को पढ़ते हैं क्योंकि हम बार बार इस पर स्विच नहीं करेंगे। लिनक्स काली 6.9.11 ये हमारे कर्नल का वर्जन है, प्लस काली -a MD64, देन #1 SMP प्री एम्प्ड डायनामिक काली, और ये मतलब आप पूरा देख लो, ठीक है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नज़र आप मान लीजिए इस पे, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि एक्चुअलिटी में ये चीज़ें हैं क्या, राइट। ये जो GNU/Linux लिखा है ये है क्या। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ था काली, वो क्या है, हमारा कर्नल का नेम है, राइट। द करंट OS कर्नल करेंटली रनिंग, राइट। मतलब जो भी अभी हमारे पास जो कर्नल है जो कि रन कर रहा है उसका नेम यहाँ पे लिनक्स है, राइट। लिनक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं होता, वो कर्नल का नाम होता है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्चुअलिटी में लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहना चाहिए, बट वो लोग बागों को आदत होती है ना, तो वो उसको इसी तरीके से बार बार लिनक्स कहते हैं, बट एक्चुअलिटी में उसका रियल नेम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। देन वहाँ पे जो काली लिखा है उस काली का मतलब है होस्ट नेम, ठीक है। मैंने जो मेरा कंप्यूटर का या जो मशीन का जो नाम है वो मैं जो होस्ट नेम जो मैं दिया था वो वहाँ पे पहले ही मैं काली ही दिया था, राइट। वो प्री कॉन्फ़िगर्ड है, प्री कॉन्फ़िगर्ड VM है, तो मैं उसमें ज़्यादा अभी कुछ मॉडिफिकेशन किया नहीं था, राइट। तो वहाँ पे जो मेरा होस्ट नेम है वो काली है, राइट। देन हमारे पास ये जो आया था 6.19.11 प्लस काली -AMD64, ये हमारे पास कर्नल का वर्जन है, राइट। कर्नल वर्जन इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, राइट। देन हमारे पास जो #1 लिखा आया था वो इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा था कि ये फर्स्ट कर्नल बिल्ड एंड रिलीज्ड बाय द काली मेंटेनेंस, जो काली मतलब जो डिस्ट्रो है लिनक्स का, जो डिस्ट्रो है लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो है काली लिनक्स, राइट। उसका फर्स्ट कर्नल जो है, राइट, वो यही है, कौन सा, ये हमारा लिनक्स, राइट। देन हमको जो SMP वहाँ दिखा था उसका मतलब है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी दिस कर्नल का सपोर्ट मल्टीपल CPU कोर्स।
कुछ कर्नल्स नहीं भी करते हैं, राइट। ऐसे ये हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब ज़रूरी है, राइट, कि हम मल्टीपल CPU कोर्स को वो सजेस्ट करें, राइट। आफ्टर दैट वहाँ पे एक और चीज़ था कि प्री एम्प्ड अंडरस्कोर डायनेमिक। दिस टेल्स यू दैट कर्नल कैन डायनेमिकली स्विच प्री एम्प्शन मोड्स फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। हम इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अरे वेट, क्रोम, ओके, वेयर इट इज, okay, preemption mode, yeah, preemption mode, okay, when applied to, ठीक है, यहाँ पे preemption mode, अरे मतलब ये इसने गलत ले दिया, preemptive mode होता है, ठीक। Generally refer to acting in advance to prevent an anticipated situation or seize the initiative before others can, ठीक है। An operating system preemptive scheduling means the system can forcibly interrupt an executing task to assign CPU, okay। मतलब आप इसको कह सकते हो कि जो इंटरप्ट जो क्रिएट होता है, इंटरप्ट जो प्रोड्यूस होता है, इंटरप्ट सिग्नल्स, राइट, वो एक तरीके से हम उसको प्रीएम्प्शन मोड कह सकते हैं, कि ऐसा मोड जिसमें इंटरप्ट सिग्नल प्रोड्यूस हो पाए, राइट, that can be termed as preemption mode, right? So kernel can dynamically switch preemption mode for responsiveness and performance। ये हमको बताता है यहाँ preempt underscore dynamic। देन वहाँ पे जो एक और यहाँ काली लिखा आया था, दो काली लिखे, एक ये काली लिखा है, एक यहाँ पे काली लिखा है, राइट। जो सेकंड नंबर का जो काली है वो हमको बता रहा था कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट बिल्ड द कर्नल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रो है जिसने कर्नल को बिल्ड किया, तो उसका नाम भी यहाँ काली ही है, राइट। मैं यहाँ पे होस्ट नेम को चेंज कर सकता था, बट इसको चेंज नहीं कर सकता था, होस्ट नेम मेरे कंट्रोल में था, बट ये लिनक्स का नाम है, मतलब ये एक्चुअलिटी में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, राइट। काली लिनक्स, काली डिस्ट्रीब्यूशन या काली डिस्ट्रो, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे एक और ये लिखा था 6.19.11-1 काली 1, ठीक है। ये जो है ये काली काली पैकेज वर्जन बता रहा है, राइट। पैकेज मैनेजर होता है हमारे पास एक, वो हम आगे देखेंगे, राइट, कि इस कर्नल का जो पैकेज वर्जन है वो, सॉरी, यहाँ पैकेज मैनेजर नहीं, यहाँ काली के पैकेज वर्जन की बात हो रही है, राइट। देन हमारे पास एक डेट लिखी है, वो डेट है कि जो हमारा कर्नल है वो किस टाइम पे कंपाइल्ड हुआ है। देन x86_64 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 64 बिट का हमारे पास CPU आर्किटेक्चर है, राइट, AMD 64 और Intel 64, okay। And then we have GNU/Linux, which means GNU user space tools running on the Linux kernel। देखिए मेरा जो मतलब यहाँ पे मेन लिखने का मोटिव था वो ये था कि अगर बाई चांस, हाँ, और वो नॉर्मली है कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रो को इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ चेंज हो जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे उनका वन लाइन एक्सप्लेनेशन लाया था। होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इज इट और हैव एनी डाउट? एदन बीचो, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू कर्नल वर्जन, ठीक है। कर्नल वर्जन हमको वैसे इसमें मिल जाता है, राइट, ये जो लिखा हुआ है ये हमको कर्नल वर्जन मिल गया। बट अगर आपको सिंपली नॉर्मली अगर आपको सिर्फ कर्नल वर्जन चाहिए तो आप uname-r चलाएं, राइट, तो ये आपको कर्नल वर्जन मिल चुका है, ये जो कर्नल वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ओके। देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स। अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स चाहिए तो देखिए, अगर हम इस कमांड को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ओपन करें, हम यहाँ पे कैट का यूज़ कर रहे हैं os-release नाम की फाइल को रीड करने के लिए, राइट। शेल का फंक्शन सेम वैसे ही होगा,
राइट। शेल जाएगा पहले फॉक करेगा, देन ETC पे जाएगा एंड देन OS रिलीज नाम की फाइल में वहाँ जाके देखेगा कि वहाँ पे क्या क्या है, राइट। एंड देन वो हमको प्रिंट कराएगा, राइट। तो ठीक है, अभी हम जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स लेने के लिए। ओके, क्या था, cat/etc/os, ठीक है। तो हमारे पास इतना डिटेल्स आ चुका है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, राइट। ओके, अभी इसके भी हमको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअलिटी में ये चीज़ किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, राइट। मेरे यहाँ आज लाइट नहीं है, अगर बीच में कुछ होता है तो मे भी हमको क्लास स्टॉप करना पड़ेगा। खैर वैसे अभी तो बैटरी है, कितना है भाई, 46 है, ठीक है। मे भी आधा घंटा और हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये एक्चुअलिटी में हमको क्या इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है। तो फर्स्टली जो हमारा प्रीटी नेम होता है, राइट, वो होता है ह्यूमन रीडेबल ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। जस्ट लाइक, मतलब हम पढ़ पाए, राइट, इसके लिए एक प्रीटी नेम रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। Then we have name, which is the official operating system name, right? Then we have version ID, which is installed on, installed OS version number. इसके पहले हमको ना ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कर्नल के बारे में देता है इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, राइट। देन हमारे पास वर्जन है, फुल वर्जन स्ट्रिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारा काली डिस्ट्रो। देन ठीक है। सो देन हमारे पास आईडी आता है, आईडी मीन्स शॉर्ट आइडेंटिफायर यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। देन आईडी अंडरस्कोर लाइक, जो कि हमको बताता है कि जो बेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉर विच दिस ओएस इज ड्राइव, राइट, इस ओएस के लिए कौन सा बेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किया गया है। आईडी लाइक से हम ये उसका पता लगा सकते हैं, राइट। देन होम यूआरएल है, जो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। देन हमारे पास है सपोर्ट यूआरएल, जो कि ऑफिशियल सपोर्ट कम्युनिटी और जो फॉरम्स होते हैं वो हैं, राइट, जिस पे जाके हमको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम वो ले सकते हैं। देन हमारे पास बग अंडरस्कोर रिपोर्ट यूआरएल है, वेबसाइट फॉर रिपोर्टिंग बग। अगर आप आपके काली लिनक्स डिस्ट्रो में कोई भी बग फाउंड करते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला जो फाइल है, राइट, मतलब सॉरी, ये वाला जो लिंक है, यहाँ पे जाके आपको बग को रिपोर्ट करना चाहिए। Then we have NC underscore color, which is default terminal color used by distribution. मेरे पास ये जो 1:31 है, राइट, ये यहाँ के डिफॉल्ट कलर को सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा जो डिस्ट्रो है उसका डिफॉल्ट कलर कौन सा, राइट। बेसिकली यही है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ, राइट। ये आपको फील्ड समझ में आई है। जब आप इसको आपके सिस्टम्स पे ट्राई करेंगे तो मे बी आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे मैं चीज लिखा था वैन रैम एंड ये, ठीक है। जस्ट वेट, हम इसकी तरफ आएंगे, राइट। ये आई थिंक गलत जगह पे पेस्ट हो चुका है, यस, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं सीपीयू इन्फो की तरफ, जिसको कि हम पहले भी चेक कर चुके हैं, राइट। सीपीयू इन्फो के लिए हम चलाएंगे lscpu। ओके, ये हमारे पास पूरा जितना भी हमारे सीपीयू का इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे ला के डंप करा दिया है। मैं इसके हर एक फील्ड के बारे में लिखा नहीं हूँ, क्योंकि इसके जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ओके, लाइट, ठीक है। तो इसके जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं एक एक को डिफाइन करता तो मे बी अपन लोगों को बहुत टाइम इसी में लग जाता, राइट। बाकी टाइम टू टाइम हम इसके बारे में समझते जाएंगे, हमको जहाँ पे भी नीड पड़ेगा। और ठीक, पहले सीपीयू के थ्रू हम ये पूरा सीपीयू का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा कैश का साइज दिया हुआ है कि हमारे पास कौन सा कैश कितना है, राइट। एंड देन हमारे पास यहाँ मेल्ट डाउन लिखा हुआ है, एंड ठीक है, SRBDS से हमारे पास ये कोई अफेक्टेड नहीं है। ओके, देन हमने अभी सीपीयू इन्फॉर्मेशन देख लिया, देन हम देखेंगे मेमोरी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए हम यूज करेंगे -h। ओके, यस। अब हमारा जो मेन ये जो
चीज मैं यहाँ पे किया था, इसको जरा यहाँ से fix करके देन मेमोरी, ओके ठीक। नाउ हमको मेमोरी का इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? ठीक। तो मेमोरी के इंफॉर्मेशन में हमको यहाँ पे दो चीज दिख रही है, राइट? हमने तो सिर्फ मेमोरी मांगा, बट इसने हमको दो चीज दिया, एक मेमोरी, सेकंड है स्वैप। अब ये जो दोनों, देखिए दोनों मेमोरी है, राइट? है दोनों ही मेमोरी, बस उनको आप कह सकते हो कि उनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्यों? उसका रीजन यहाँ लिखा है। जो हमारा मेमोरी है वो हमारा एक्चुअल रैम है, राइट? जो कि एप्लीकेशन को रन करता है, कर्नल को हेल्प कराता है, देन ब्राउजर टैब्स को हेल्प कराता है परफॉर्म होने में, गेम्स, आईडीज और जितना भी बैकग्राउंड सर्विस होता है, ये सब हमारा रैम वर्क करता है। अब जब रैम ये सब काम करता है तो हमको स्वैप की एक्चुअलिटी में नीड क्या है, राइट? तो स्वैप जो है वो बिकम नियरली, जब हमारा मतलब ये यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है कंडीशन, जब हमारा रैम बाई चांस अगर नियरली फुल हो जाता है, कंप्लीटली मतलब फुल हो गया, उसके बाद भी अगर हमको टास्क करना है, तो हमको एक बैकअप मेमोरी चाहिए, राइट? कि हमारा जो टास्क है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। दैट्स वेयर स्वैप कम्स इनटू द रोल। इट इज अ इनएक्टिव मेमोरी पेज, ओके, जितने भी इनएक्टिव मेमोरी पेजेस हैं आर मूव्ड फ्रॉम रैम टू डिस्क, एंड जितने ओके, एंड प्रिवेंट एप्लीकेशन फ्रॉम क्रैशिंग ड्यू टू लो मेमोरी, राइट? ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन है, कि एप्लीकेशंस को प्रिवेंट करता है वो क्रैशिंग से लो मेमोरी के केस में, राइट? जब भी हमारा मेमोरी यहाँ पे फुल हो जाएगा तो हमको जो स्वैप है ये में भी हमको अलर्ट दे, एंड देन ये थोड़ा प्रिवेंट करने में हमको हेल्प करेगा, राइट? मच स्लोअर देन द रैम बिकॉज इट यूज स्टोरेज एंड एसएसडी, राइट? जब भी आप आपके मशीन को कुछ भी क्या कह सकते हैं स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब जो मेमोरी जब भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो अपने आप ही उस मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, एक मेगा पार्ट यानी मेमोरी में, और दूसरा उसको वो डिवाइड कर देगा स्वैप में, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा मेमोरी का इंफॉर्मेशन है। होप कि आपको मेमोरी और स्वैप दोनों का मीनिंग पता चला होगा, राइट? हैव एनी कंफ्यूजन? गाइस प्लीज शो मी थम्स अप इफ यू आर good with that, if we are good to go. Yes, please, Ethan. वन मोर टाइम एक्सप्लेन सर, ठीक है। देखो, सर को आप ये समझ सकते हो कि अ, हमारा जो रैम है उसके लिए स्वैप एक तरीके का बैकअप रैम है, राइट? रैम को आप रैम समझिए, स्वैप को आप बैकअप रैम समझिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जो रिसोर्सेज दिए वो कभी हमारे सिस्टम पे कम नहीं पड़ेंगे। अगर हम रिसोर्सेज से ज्यादा चीजें यूज करेंगे, राइट? एक लिमिट होता है हर चीज का, लेकिन अगर हम उसको लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो हमको और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। स्वैप जो है वो हमारा सेम मतलब कह सकते हो बैकअप रैम की तरह काम करता है। द टाइम जब हमारा रैम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आगे मतलब बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोसेसेस रन करते रहेंगे रैम फुल्ली यूज होने के बाद भी, देन हमारा स्वैप वहां पे रोल में आएगा और ये हमको वहां पे अलर्ट जनरेट करेगा कि देखिए आपका रैम फुल हो चुका है, अभी आपको स्वैप यूज कर रहे हो तो जितना भी आप प्रोसेस कर रहे हो, जो भी अनयूज प्रोसेस है उनको बंद करो, ताकि आपका जो रैम है वो फ्री हो सके, राइट? समटाइम्स में भी आप किसी डिवाइसेस में देखेंगे जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करते हैं तो कभी कभी सिस्टम लैग करने लगता है, राइट? वो एक्चुअली में लैग नहीं, आपको जो परफॉर्मेंस होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो स्वैप होता है वो बहुत ज्यादा स्लोअर होता है रैम के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर नाउ? ओके, यूनिक यूनिक क्लियर। देन हैव एनी डाउट? नियो? ओके, जस्ट वेट। ओके, नियो हैव आल्सो क्लियर, ठीक है। नाउ अब हमको स्टोरेज इंफॉर्मेशन देखना है, तो हम एल एस बी एल के यूज करेंगे यहाँ पे हमारा स्टोरेज इंफॉर्मेशन देखने के लिए। सो दिस इज माय स्टोरेज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो एस डी ए है, राइट? ये वाला जो एस डी ए है ये हमको बताता है कि मैं कितना एक्चुअलिटी में डिस्क प्रोवाइड किया हूँ,
और ये जो है ये उस डिस्क के पार्टीशन को बताता है, राइट, कि मैंने उस डिस्क में से कितना पार्टीशन क्रिएट किया है। तो मैं जो इस सिस्टम को जो अलॉट किया हूँ वो 80.1 GB इसको अलॉट किया हूँ, टोटल जो स्टोरेज है वो, राइट। एंड इसमें से मैंने कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया, एक पार्टीशन बाय डिफॉल्ट बनता ही है, राइट, जैसे कि आपके डिवाइसेस में सी ड्राइव बना होता है, राइट। सेम सिस्टम मतलब सेम चीज यहाँ पे फॉलो होती है, एक जो पार्टीशन है वो बनता ही है। यहाँ पे हमारा SD1 है और उसी के पास हमारा पूरा का पूरा अभी साइज है। बाई चांस अगर हम फ्यूचर में कभी भी नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमको एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, मे बी वो SD2 या जो हम दूसरा नाम देंगे। एंड यहाँ पे जो उसका जो 8:2 वहाँ पे मे बी ID आना चाहिए, राइट। एंड देन जो भी हम उसको स्टोरेज देंगे वो यहाँ साइज के अंदर लिंक होगी, सॉरी साइज के अंदर लिस्ट होगी। एंड ये माउंट पॉइंट है कि एक्चुअलिटी में वो कहाँ पे माउंट की गई है, राइट। हमारा जो अभी का जो डिस्क है वो फ्लैश में माउंट हुआ है, राइट। माउंट पॉइंट क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, राइट। Then after storage information we have LSPCI, which helps us to uh, find the information about our PCI devices, that how many PCI devices we have connected. LSPCI, okay, okay भाई बहुत सारा PCI devices है मेरे पास, राइट। okay, what is PCI devices? वैसे तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दिया हूँ, right? हम इसको पढ़े हुए हैं पहले भी। PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। इट इज अ हार्डवेयर बस that allow expansion devices to communicate with the CPU through the motherboard. Okay, expansion devices क्या क्या होते हैं, क्या होता है एक्सपेंशन डिवाइसेस एक्चुअली में? देखिए, अगर आपको चीज आए तो आप तुरंत बताएं, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तुरंत थम्स डाउन कर दें, राइट, सो दैट अपना टाइम वेस्ट ना हो, अपन फटाफट कंप्लीट कर पाए। रेदन ल्यूनिक नियो बीचो, ओके टाइपिंग। ओके, ठीक है। PCI is a hardware bus that allow expansion devices use for better performance। नहीं, थोड़े से पास हो, राइट, बट परफॉर्मेंस के लिए एक्चुअली में उसको यूज किया नहीं जाता, उसका मेन पर्पस और कुछ होता है। ल्यूनिक बीचो, गाइस नोट्स रिवाइज करना है प्लीज, ठीक है। नोट्स रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये ऐसी चीजें गायब होती रहेंगी दिमाग में से, ठीक है। एक्सपेंशन डिवाइसेस वो होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के हार्डवेयर की जो सर्विसेज होते हैं उनको एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं, राइट। सिंपली यही समझिए, जितने भी मतलब एक्सपेंशन डिवाइसेस आप उनको सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या आप उनको लैन कार्ड्स बोल सकते हो, etc, जो भी हमारे सिस्टम की सर्विसेज को एक्सटेंड करने में हेल्प करा रहा है वो सिंपली एक्सपेंशन डिवाइसेस है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, राइट। सो पेरिफेरल जो पेरिफेरल कंपोनेंट जो इंटरकनेक्ट होता है, PCI जो होता है, राइट, वो हमारे पास हार्डवेयर बस होता है। बस का काम होता है डाटा को ट्रांसफर करना। ये एक हार्डवेयर बेस्ड बस है जो कि अलाउ करता है एक्सपेंशन डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट विद द CPU थ्रू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की हेल्प से वो कम्युनिकेट करवाता है एक्सपेंशन डिवाइसेस को, राइट। देन वी ओके, मॉडर्न सिस्टम्स यूज मोस्टली यूज PCI Express, राइट। एंड देन वी हैव ओके एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है ये हमारा PCI का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल GPU नेटवर्क कार्ड हो गया जो कि हमारे नेटवर्क कह सकते हैं जो नेटवर्क कैपेबिलिटीज है, नेटवर्क स्टैक्स है, उनको एक्सटेंड कराता है। वाईफाई कार्ड जो है वो हमको वाईफाई एक्सेस करने में हेल्प करता है, मतलब ये भी एक तरीके से हमारा एक परफॉर्मेंस को एनहेंस कर रहा है, एक नया हमको क्या कह सकते हैं, नया टास्क प्रोवाइड कर रहा है, एक नया वर्क प्रोवाइड कर रहा है, नया कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देन वी हैव साउंड कार्ड जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। देन वी हैव SSD कंट्रोलर, USB कंट्रोलर, दीज ऑल आर द PCI, राइट। ओके, नाउ अभी ये जो हमको यहाँ पे इतना सारा चीजें दिखा है, राइट, जब भी हम PCI के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, होस्ट ब्रिज है हमारे पास, PCI ब्रिज है, ISA ब्रिज है, IDE इंटरफेस है, ब्रिज है, सिस्टम पेरिफेरल है, VGF कंपैटिबल कंट्रोलर है, ये सब है क्या, राइट।
तो मैं उनको यहाँ पे लिस्ट किया हूँ सिंगल लाइन डेफिनेशंस के साथ, राइट। होस्ट ब्रिज क्या होता है? जो कि कनेक्ट करता है सीपीयू को रैम एंड पीसीआई बस के साथ। पीसीआई बस का काम है डाटा ट्रांसफर करना, रैम का काम है डाटा को लोड करना और स्पीड मतलब कह सकते हैं यूज में लाना, राइट। तो होस्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है सीपीयू को रैम के साथ एंड पीसीआई बस के साथ, राइट। देन वी हैव अ पीसीआई ब्रिज which connect PCI bus to another PCI bus, right? Then we have ISA bridge which provide compatibility with legacy hardware devices. Then we have IDE interface which controls for older IDE and PATA storage devices. हम PATA storage devices के बारे में पढ़े नहीं है, right? Then we have bridge जो हम यहाँ पे देखे थे, where it is, this is right. I have Intel Corporation A2371AB, ये इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई इसका, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है हमारे पास, इसका काम होता है हैंडल ACPI फीचर्स सच एज पावर मैनेजमेंट। देन वी हैव सिस्टम पेरिफेरल VM वी सॉरी मतलब मैं ना यहाँ पे VMware यूज कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे इसको बता रहा है सिस्टम पेरिफेरल को। मे भी जब आप इसको डायरेक्ट होस्ट मशीन पर रन करें तो ये ना बताए। So VMware communication interface between the guest and the host, right? The working of system peripheral device is to create a communication or VM communication interface between guest and the host machine. Then we have VGA compatible controller, which gives us the information about the virtual graphic card used for display output. Then we have SCSI storage controller, मतलब ये वो कंट्रोलर है जो कि मैनेज करता है वर्चुअल हार्ड डिस्क को VMware में, ठीक है। अभी मुझे पता है इनमें से ज्यादातर चीज ना आपके दिमाग से मतलब आपके दिमाग में गई नहीं होगी, ठीक। अब मैं अगर आपको उसका रीजन बताऊं तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है। अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये जो मैं आपका सिर्फ रिवीजन इतना हो जाना चाहिए कि सामने वाला एक बार में बोल रहा है ना तो ये एक बार में लाइन दिमाग में जाना चाहिए, बस इतना अगर आप सीख कर लेते हो देन आपको और किसी चीज की नीड नहीं। ओके, कैन वी मूव ऑन? वी हैव टू मोर practicals here, then we will move to our second chapter, जो कि हमको आज ये भी फिनिश करना है, हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। अभी हम ये दोनों कमांड्स कंप्लीट करने के बाद मे भी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, shall we move to the next topic? Okay, so now we have to list USB devices, right? इसमें आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं हम LS, अगर आप देखें तो हम सब में LS का यूज कर रहे हैं, LS USB, LS PCI। LS का मतलब होता है लिस्ट, USB का मतलब होता है कि हमको USB डिवाइसेस चाहिए, PCI का मतलब होता है PCI डिवाइसेस चाहिए। तो आप इस तरीके से मतलब देखिए, हम पॉसिबल नहीं है कि हम हर कमांड को अ, रट्टा मार लें या फिर उसको लर्न कर लें, राइट। हमको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट हमको कमांड्स यूज करना पड़ेगा और उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। एलएस मतलब लिस्ट, यूएसबी मतलब यूएसबी डिवाइसेस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 5 यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये दोनों में भी मेरे VMware की वजह से आ रहा है। देन आई हैव वर्चुअल माउस यहाँ इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं VMware से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे जो तीनों जो वर्चुअल लिखा आ रहा है या वर्चुअल लिखा आना नहीं चाहिए था बट आ रहा है क्योंकि मैं इस जो मशीन को इसको मैं VMware में चला रहा हूँ, राइट। सो मतलब यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएटेड, दैट्स व्हाई वो इसको एज अ वर्चुअल माउस वो कर रहा है, राइट, ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल माउस है, एक वर्चुअल USB हब है, ये मेरा इथरनेट है, एंड देन एक है वर्चुअल कीबोर्ड। मतलब मेरे पास ये 3 डिवाइस मेनली कनेक्टेड हैं, एक्सटर्नल डिवाइस, राइट। देन आफ्टर USB डिवाइसेस वी हैव रनिंग। ओके, अगर हम रनिंग प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लें तो उसको हम PS ऑक्स करके यहाँ पे रनिंग प्रोसेस के बारे में भी लिस्ट करा सकते हैं। ओके, तो जब अभी हमारे पास इतना सारा रनिंग प्रोसेसेस अभी चल रही है, राइट। ओके,
तो हमने जब यहाँ PS ऑक्स किया तो हमको ये पूरा प्रोसेसेस दिखा, राइट, कि हमारे पास कितना सारा प्रोसेसेस एक साथ यहाँ पे रन हो रहा है, राइट। कितने नंबर ऑफ हैं भाई, चलो ठीक है, बहुत सारा, राइट, यहाँ बहुत सारा प्रोसेस है, प्रोसेस ID है, नंबर्स नहीं है टोटल, राइट। अब हम यहाँ पे ये जो फील्ड्स लिखी हुई हैं इन फील्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड्स एक्चुअली हमको क्या बताती हैं, राइट। ओके, फर्स्टली वी हैव यूजर फील्ड which tells us that user who owns the process या user who runs that process, right, that is specific process। यहाँ पे ये इतना सारा जो प्रोसेस है ये मेरा रूट ही रन कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक मैसेज, यहाँ पे एक सिस्टम डी प्लस करके एक यूजर है वो यहाँ पे यूज कर रहा है। ये कौन सा सर्विस है, सर्विस सॉरी प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ID है 396 एंड ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। ये यहाँ इसका पाथ लिखा हुआ है USB/lib/systemd/system d-time sync d। ओके, हम इसके डीप में ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, राइट। देन वी हैव प्रोसेस ID which is a unique process identifier or ID assigned by the kernel to every process to differentiate between the process, right। then we have percentage CPU, I think मुझे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे PID दिया गया है कि प्रोसेस आइडेंटिफायर। then we have percentage CPU means percentage of CPU currently used, then we have percentage memory, percentage of RAM currently used, then we have VSZ यानी total virtual memory allocated to the process। एक्चुअली में कितना वर्चुअल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस होता है, राइट। टोटल कितना वर्चुअल मेमोरी जो है वो एलोकेट किया गया है टास्क को, राइट। वो यहाँ पे VSZ में VSZ नामक जो सेक्शन होता है उसमें हमको मिलता है, राइट। देन वी हैव RSS which is actual physical RAM currently used, then we have TTY which is terminal associated with process किस टर्मिनल पे जो प्रोसेस है वो रन हो रहा है, राइट। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, ये किसके बारे में, इसको रूट यूज कर रहे हैं। ओके, हैव टू गो होम, ओके यू कैन लीव। सो यहाँ पे जो TTY जो है TTY7 जो है, राइट, ये हमको बता रहा है कि कौन से टर्मिनल पे ये वाला प्रोसेस रन हो रहा है जिसका प्रोसेस ID है 1002 एंड ये कहाँ से रन हो रहा है, ठीक है। इसका ये पाथ है जहाँ से भी ये ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। ओके, देन वी हैव स्टेट, जस्ट वेट, ये नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है, स्टेट। then we have state means current state of the process, either वो running है, sleeping है, zombie में है, etc, right। बहुत सारे state होता है प्रोसेस में। then we have start कि कब हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। then we have time, total CPU, here time tells about the total CPU time consumed since it is started, right। ये CPU टाइम बताता है, ये टाइम बताता है, दोनों में डिफरेंस है। then we have command which is the program or command that launch the process, right, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो लॉन्च हो पाता है। is all these fields are clear to you guys? will you have clear? Ethan, have any doubt? Ethan also don't have any doubt, okay। तो हम यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, इन कमांड्स को आप रखें, राइट। एंड अभी जब हमारा मे बी या तो अच्छा आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करना होगा, राइट। तो हम बीच में एक सेशन रखेंगे VMware इंस्टॉल करने के लिए और उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। Ethan, did you need it? ठीक है, हम उसको देखेंगे, राइट। तब तक आप ये कमांड्स को तो याद रखिए, राइट, कि किस कमांड से क्या होता है। अभी हम इंपॉर्टेंट कमांड्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, ओके। देन वी आर गोइंग टू समराइज आवर चैप्टर 1 in a single line definition। An operating system is a resource manager and the abstraction layer between applications and hardware। Its primary job is to manage CPU, memory, storage devices, networking efficiently while providing security, isolations, and standard services, so applications don't need to control hardware directly। Is it clear, guys? Can we move to our chapter 2?
इट इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन, राइट। हमने इंट्रोडक्शन में ये भी देख लिया कि आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और आप उसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यूनिक एरर, ओके, यूनिक, ओके, नो डाउट, ठीक है। So now we are moving to our chapter number 2 which is OS architecture। हम यहाँ पे पूरे अपने OS के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। Okay, guys, just I need a break. If any of you also need, please take a break of around 5 minutes, right? We will meet after 5 minutes. Just wait for a minute, right? I need some water. Otherwise, I'm not able to see speak a single word. Okay, just wait. Okay, guys, so I'm back. Can we start chapter number 2, which is OS architecture? Ethan, you need, are you live right now? बहुत आ रहे हैं, okay. So यहाँ पे सबसे पहले ओके, अभी हमने जो इसका पहले पढ़ा वो पूरा इंट्रोडक्शन था, हम किस तरीके से सीपीयू का ओएस का इन्फॉर्मेशन लेंगे। नाउ हम देखेंगे ओएस का आर्किटेक्चर, दैट व्हाट एक्चुअली ओएस कंटेन्स, राइट। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि जितना भी कमांड्स है वो बैश लैंग्वेज में, जो भी हमारा शेल है वो बैश लैंग्वेज को समझता है, तो हम वहाँ पे बैश का यूज करते हैं, राइट। हम जितना भी एल एस सीपीयू कैट, ये जितना भी चीज़ें हम रन कर रहे हैं ना, ये सब बैश लैंग्वेज है, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू the architecture of our operating system or the components of our operating system। प्रॉब्लम हमको पहले ही पता है कि मैनेजिंग हार्डवेयर डायरेक्टली इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टली एप्लीकेशन जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस करती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सोल्यूशन है कि जो ओएस है उसने स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स डिवाइड करके रखे हैं, राइट। ओएस जो है वो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स में डिवाइड है, ईच हैंडलिंग वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर जो क्या कर सकते हैं, मतलब जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है।
बेसिकली हमारा जो एक बेसिक ओएस होता है राइट, वो यहाँ पे ये 9 3 3 6 ये 9 चीजों को रखता है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑप्शनल होता है जो कि आपको सर्वर्स में नहीं दिखेगा राइट। बाकी ये 8 चीजें तो होती हैं राइट। ओके, मे भी कुछ और कंपोनेंट्स भी वहाँ पे नहीं होते हैं राइट, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग वो है, बट बेसिकली जो हमारे डिवाइसेस पे होता है वो हमारे उसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। सो जब ओके ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अभी हम जो कर अरे क्या कहते हैं भाई, ठीक है, जितना भी जो कंपोनेंट्स हैं अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे राइट। के जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले तो वो ये 9 कंपोनेंट्स कैरी करता है। क्या क्या? कर्नल, शेल, सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, init system, package manager, and the desktop environment. These are the 9 things which an ideal operating system contain. Now इन सब का स्पेसिफिकली वर्क क्या होता है? तो जो कर्नल होता है वो कंट्रोल हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज, दैट इज जस्ट लाइक हेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम राइट, सब काम कंट्रोल करना है इसी के हाथ में। देन वी हैव शेल which take user command and passes them to the OS राइट, यूजर का जो कमांड है वो लेता है एंड देन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पास कराता है, ये शेल का काम है। देन जो हमारा सिस्टम लाइब्रेरीज होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है रेडीमेड फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एलएस और एलएस और एक और कौन सा था जो अभी हमारा, आई थिंक हम लोग जो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे राइट, हम किसके बारे में वेयर सर्च कर रहे थे अभी, अच्छी आ रही वेयर पीडब्ल्यूडी करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है पीडब्ल्यूडी जो है वो बिल्ट इन शेल कमांड है राइट। ये जो है ये हमारा सिस्टम मतलब ये प्रोवाइडेड रेडीमेड फंक्शंस होते हैं राइट, ये रेडीमेड फंक्शंस है पहले से ही जो लिखे हुए हैं एलएस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। देन वी हैव यूटिलिटीज, टूल्स फॉर मैनेजिंग द सिस्टम राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैट है तो हमारे पास फाइल को मैनेज करने के लिए यूज होता है तो वो एक यूटिलिटी है राइट। देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स व्हिच अलाउ OS टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर्स। देन वी हैव फाइल सिस्टम which organizes and stores data. Then we have init system which starts the operating system and services. Then we have package manager which install and update software. And then we have desktop environment which provide graphical interface. यहाँ पे मुझे जो वैसे तो इसमें ग्राफिकल इंटरफेस कम है बट जितना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड हुआ, ये जो मेरे को टास्क बार यहाँ पे दिख रहा है जिसकी वजह से मैं ये इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, शेल एक्सेस कर पा रहा हूँ, टर्मिनल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ग्राफिकली दिस ऑल इज अबाउट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट राइट। मैं अगर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चेंज करूंगा तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा और अच्छा बेटर लुक मिल सकता है राइट। सो दीज आर द 9 components ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट, और ये सब कॉन्स्टिट्यूट होकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं। हैव एनी डाउट इन दिस कंपोनेंट्स? ओके, इधर ठीक है, नो डाउट, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग राइट। यहाँ पे हमने पूरा कंपोनेंट्स पढ़ा, इन कंपोनेंट्स से मिलकर एक ओएस डिजाइन होता है, बनता है। नाउ वी आर मूविंग टू स्टडी अबाउट कर्नल राइट, जो कि हम यहाँ पे भी देखें कर्नल हर चीज को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को और सिस्टम रिसोर्सेज को। किंग हो सक हम इसको कह सकते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का किंग है राइट। The kernel is the core part of operating system that directly controls the hardware right। इसका responsibilities क्या क्या होता है? CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट का काम है मैनेजर है राइट, ये हर काम का मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, परमिशंस, डिवाइस मैनेजमेंट, etc राइट। अगर हमारे पास कर्नल नहीं होगा तो क्या होगा? जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो CPU यूज नहीं कर पाएंगे राइट, मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगी सही से, हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाएगा, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे राइट, क्योंकि मे बी एक ही जो प्रोसेस है वही सारा मतलब जितना भी चीज है वो ले लेगी राइट। नाउ वी हैव टू एक्सपेरिमेंट्स हियर, वन इज showing us the current kernel वर्जन राइट, जो कि हम पहले भी अभी यूज करके देख रहे हैं uname-r, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं राइट। देन हमारे पास एक और चीज है विच इज कर्नल लॉक्स। अगर हमको कर्नल के लॉक्स को चेक करना है राइट, तो हमको इस कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पाइप यूज किया गया है, ये पाइप आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये वाला जो कमांड है
इसमें थोड़ा फिल्टर लगाने के लिए यूज किया गया है, हमने लेस का यहाँ यूज किया, राइट, फिल्टर लगाने के लिए। ओके, तो DMESG, ठीक है, मेरे पास पहले से। अभी मेरे पास है जितना भी इंफॉर्मेशन आया, राइट, थोड़ा सा complete करने के लिए बहुत सारा यहाँ पे लॉक्स बना हुआ है, राइट, क्यों करते हैं। ओके, मैं क्यों करते ही वहां से बाहर आ चुका हूँ, राइट। ये जितने भी आपको चीज दिख रहा है, राइट, यहाँ पे थोड़ा मेरे कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, देन यहाँ पे हमारा लॉग्स, राइट, दीज ऑल आर लॉग्स अबाउट आवर कर्नल, राइट। मे बी हम इसको पढ़ने में अभी थोड़ा बढ़िया नहीं रहेंगे, राइट। यहाँ पे हमको हाइपरवाइजर के बारे में बताया, हाइपरवाइजर एक्चुअली में हमारा वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, राइट। देन वी हैव होस्ट बस क्लॉक स्पीड, राइट, एंड और भी मतलब हमको क्या है ना, इसको थोड़ा बैठ के समझना पड़ेगा डीप में, वो हम और कभी करेंगे, राइट। बाकी इससे आप ये देख सकते हैं कि हमको जो लॉग्स एक्चुअली में पता चलेगा कि हमारा कर्नल क्या काम कर रहा है, क्या लॉग्स क्रिएट कर रहा है, वो सब हम इस कमांड के मदद से देख सकते हैं, राइट। DMESG pipe less. Okay, now we are moving to shell. Shell is a command interpreter. What does one mean by interpreter? Egan, unique. Unique बोल नहीं सकती है तो वो टाइप कर सकती है। Okay, yes bro, please Egan. Are you typing something? Unique. Did you know the meaning of command interpreter, or should I elaborate it? Right. It tells CPU to leave other work and give priority. No, bro, you are talking about the interrupt signals. Right. कंफ्यूज मत हो, वो सिग्नल है हार्डवेयर के टाइम पे यूज हो रहा है, वो सिग्नल यहाँ नहीं आएगा, राइट। ये हम ओएस पढ़ रहे हैं, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तुम जो चीज कर रहे हो, यस, तुम जो चीज कह रहे हो वो चीज हम हार्डवेयर के मामले पे, राइट, वो सीपीयू के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल सीपीयू का बात नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का बात हो रहा है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं, राइट। कमांड इंटरप्रेटर मतलब होता है कमांड को इंटरप्रेट करना, यानी आप अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो कमांड को चेंज करना मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, राइट। दिस शैल इज अ कमांड इंटरप्रेटर, यानी कि जो भी हम कमांड लिखते हैं उसको इंटरप्रेट करने वाला, यानी कि उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाला। आप कह सकते हो कि एक टूल है, या एक कह सकते हो कि हमको मतलब एक एरिया मिला हुआ है, राइट, जो कि एज अ कमांड इंटरप्रेटर काम करता है, राइट। उसका नाम शेल है, जो कि हमको अलाउ करता है यूजर टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे मशीन को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा यूजर के साथ, राइट। सो वी नीड अ इंटरप्रेटर। ये आपने जब पाइथन में भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि, राइट, कि हमको एक आइडियली चाहिए होता है विच वर्क्स एज अ इंटरप्रेटर, ठीक है। Now we have example, the shell converts these commands into system calls. System calls हम नीचे पढ़ेंगे, system calls एक्टिविटी में क्या होता है, राइट। ls pwd, ls का यूज हम लिस्ट करने के लिए करते हैं, pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम कहाँ पे हैं। mkdir यानी कि हम मेक डायरेक्टरी का यूज कर रहे हैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जिसका नाम टेस्ट है, ठीक है। अभी हम हमारे कमांड मतलब जो शेल है उसका इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, राइट। करंट, अगर हम हमारा करंट जो शेल है उसका अगर हमको चेक करना है कि वो क्या है, राइट, इसलिए यहाँ मुझे क्यू, आप इस टाइप से क्यू प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं वहां से, राइट। ओके, वी हैव इको डॉलर शेल, ठीक। अभी जो हमारा जो करंट शेल है वो हम यूज कर रहे हैं ZSH शेल, राइट। इसका ये पूरा कहाँ पे है, ये टोटल हमारे इस लोकेशन पे लोकेटेड है पूरा ZSH शेल, ZSH शेल, राइट। यूजर के अंदर बिन के अंदर ZSH है हमारा, ठीक है। ये हमारा वो शेल है जो कि हम करंटली यूज कर रहे हैं, राइट।
देन हमारे पास कितने सारे शेल्स और अवेलेबल हैं, राइट। हम कैट का यूज करेंगे, एक फाइल है etc शेल्स के नाम से, उसको रीड करने के लिए। तो ये सब इतने सारे शेल्स मेरे पास मेरे मशीन पे प्रेजेंट हैं, ओके। जिसमें से हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला शेल यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, देन वी हैव वन मोर थिंग कि हमारा जो करंट रनिंग शेल है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। तो PS-P डॉलर डॉलर हमको यहाँ PS-P डॉलर डॉलर PS-P वेयर इज डॉलर डॉलर, ओके डॉलर डॉलर, ओके। इसने हमको हमारे शेल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दिया, राइट। जो प्रोसेस आईडी है, हमारा जो शेल है वो इस प्रोसेस आईडी पे रन कर रहा है, राइट। एंड देन उसका जो टर्मिनल है वो PTS/1 टर्मिनल को यूज कर रहा है, राइट। क्या शेल है आप लोगों को क्लियर है, राइट। इट इज जस्ट, और आप सिंपली बोलें तो वो कमांड इंटरप्रेटर है, राइट, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर गाइस? कैन वी मूव टू अनदर टॉपिक? ओके, नाउ वी हैव शेल वर्सेस कर्नल। यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक ही ऐसा लिखा हुआ है, शेल वर्सेस कर्नल, बाकी इसमें और भी अलग अलग चीजें भी, राइट। सो शेल जो है वो हमको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। ये कोर ओएस होता है। देन जो शेल है वो कमांड को एक्सेप्ट करता है। कर्नल जो है वो कमांड को मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। ये कमांड एक्सेप्ट करता है, कमांड एक्सेप्ट करने के बाद रिक्वेस्ट जनरेट होता है, देन उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर्नल का होता है। देन जो हमारा जो शेल है वो यूजर स्पेस में रन होता है, और जो कर्नल है वो कर्नल स्पेस में रन होता है। हम नीचे जाके पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देन डजंट एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली, नॉर्मल सी बात है क्योंकि वो यूजर स्पेस में रन हो रहा है। यूजर स्पेस क्या है वो नीचे देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। एंड देन जो कर्नल है वो कंट्रोल करता है डायरेक्टली हार्डवेयर को। देन वी हैव कमांड इंटरप्रेटर, जो कि हम सेम ऊपर पढ़ के आए हैं शेल के बारे में, राइट। शेल इज अ कमांड इंटरप्रेटर बिकॉज इट रीड कमांड, अंडरस्टैंड देम एंड request the kernel to perform them, राइट। अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करा है प्रोजेक्ट नाम का, राइट। तो उसका फ्लो किस टाइप से होगा? सबसे पहले यूजर जो है वो टाइप करेगा शेल में, राइट। शेल जो है वो मतलब जो भी वो कमांड है, राइट, वो उसको इंटरप्रेट करके सिस्टम कॉल्स को देगा। सिस्टम कॉल्स रिक्वेस्ट जनरेट करते हुए कर्नल के पास पहुंचाएंगे एंड देन वो फाइल सिस्टम के पास जाएगा। यूनिक, आर यू एक्सपेरिमेंट समथिंग? ओके, सो देन वी हैव ओके, मे बी आप लोगों को क्लियर होगा, राइट, ये प्रोसेस कि यूजर सबसे पहले रन करेगा, देन शेल जो है वो सिस्टम कॉल्स को यूज, शेल जो है वो कमांड इंटरप्रेट करेगा, सिस्टम कॉल्स रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल उसको परफॉर्म करेगा एंड देन वो हमारे फाइल सिस्टम पे जाकर एग्जीक्यूट होगा। देन वी हैव GUI वर्सेस CLI, जिसको हम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मे बी हो भी सकती है, राइट, बट जस्ट डिफाइन करने के लिए, राइट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमको हम जो विंडोज यूज करते हैं, आइकन्स जो हमको मिलते हैं, माउस इजी टू यूज होता है, राइट। GUI एंड देन वी हैव CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हम इसका यूज करके क्या कह सकते हैं, हाँ, ये जो हमारा जो शेल है टर्मिनल है, इसका यूज करके जो हम ऑपरेट कर रहे हैं वो CLI मोड ऑफ ऑपरेशन है, ओके। इसमें हम कीबोर्ड का ज्यादातर यूज करते हैं। ये फास्टर होता है, बेटर फॉर ऑटोमेशन होता है, राइट। बेसिकली इसमें अगर आप देखना तो ये मेनली फास्टर और एफिशिएंसी के लिए ज्यादा यूज होता है, राइट, CLI। हम इसमें कमांड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आइकन्स, राइट। बोथ, ओके, ये यहाँ पे एक मैं नोट ऐड किया था कि बोथ इवेंचुअली कम्युनिकेट विद द कर्नल, राइट। दीज बोथ आर जस्ट द मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग, राइट। यूजर किस तरीके से उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ये सिर्फ वो दो मोड्स को डिफाइन करते हैं, एक CLI एक GUI। हमको अभी तक हम GUI के ज्यादा यूज करते हैं, बट अब हमको CLI का हैबिट क्रिएट करना है, राइट। ओके, हाउ कमांड रीच द कर्नल। सो एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कैट किया, यानी हमको file.txt का कंटेंट डंप कराना है हमारे टर्मिनल पे, राइट। उसका फ्लो किस टाइप से होगा? यूजर ने कमांड टाइप किया, शेल के पास जाएगा,
शेल कैट प्रोग्राम को देखेगा, वहां से सिस्टम कॉल एक जनरेट होगा। सिस्टम कॉल्स क्या है ये हम नीचे देखेंगे, राइट। सिस्टम कॉल्स वहां से जनरेट होगा, देन वो जो रिक्वेस्ट है वो कर्नल के पास जाएगी, कर्नल के थ्रू वो फाइल सिस्टम के पास जाएगी, एंड देन दिस पे जाकर वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। अगर हम एक उसका रियल वर्ल्ड मतलब एक प्रैक्टिकलिटी एग्जांपल है, राइट, ये वो अप्रोच है जो कि यूज होगा। देन अगर हम एक एग्जांपल है तो मान लीजिए हमने कॉपी किया a.txt और b.txt को, राइट, cpu यूज टू कॉपी, राइट, cp, ओके। तो जो शेल है वो सबसे पहले cp प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, राइट। देन cp प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या, सबसे पहले वो फाइल को ओपन करेगा, उसके अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। देन वो डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट करेगा, ओके। देन वहां पे वो डाटा को लिखेगा कि ये जो मतलब जितना भी यहाँ पे जो मटेरियल है, राइट, हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम जो a.txt है ना उसका कंटेंट हम b.txt में कॉपी करना है, राइट। ये समझिए जो मतलब जितना भी हम ज्यादातर CLI यूज करते हैं उसमें हम जो फर्स्ट चीज देते हैं वो हमारा होता है कि हमको क्या चीज पे एक्शन परफॉर्म करना है, और जो सेकंड चीज होता है कि वो मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है, राइट। मे बी आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको आप पोस्ट समझ लो एंड इसको डेस्टिनेशन समझ लो, राइट। ये फॉर्मेट ज्यादातर यूज होता है, राइट, CLI में, ओके। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारे a.txt को ओपन करेगा, सबसे पहले शेल जो है वो cp प्रोग्राम को रन करेगा। देन ये हमारे जो a.txt है उसको ओपन करेगा, वहाँ उसका डाटा रीड करेगा, देन एक डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट करेगा b.txt के नाम से। देन वहाँ पे जितना भी इसने डाटा रीड किया हुआ है उसको वो वहाँ पे राइट करेगा एंड देन फाइल को क्लोज कर देगा, राइट। ये एक बेसिक वर्किंग है cp का, राइट। ओके, नाउ वेयर वी आर, ओके। ऑल दिस ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय कर्नल, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं, कर्नल इज अ मैनेजर, राइट। ही इज अ किंग, ही इज अ हीरो, ओके। नाउ अभी ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी है, राइट। यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस, जो हम ऊपर देखे थे, राइट। शेल हमारा यूजर स्पेस पे काम करना है, कर्नल कर्नल स्पेस पे काम करता है। सो व्हाट एक्चुअली कर्नल एंड यूजर स्पेस इज, ओके। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? कैन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? यूनिक देन, ओके। वी हैव यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस। अच्छा, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना? अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो थम्स अप बताओ, ना थम्स डाउन प्लीज। कैन वी कंटिन्यू? ओके, वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। नाउ वी हैव यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना कि इफ एवरी प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, देन एक बगी और मलेशियस प्रोग्राम जो है ना वो हमारे पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है, राइट। ये पहले के सिस्टम्स में ये कमी थी, राइट, कि अगर हम किसी भी बगी या मलेशियस प्रोग्राम को पोस्ट कर देते हैं, राइट, या फिर हम उसको रन कर देते हैं तो वो हमारे पूरे इंटायर सिस्टम को क्रैश कर सकता है, राइट। इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेशन क्रिएट किया गया है, राइट। सेपरेट एग्जीक्यूशन इनटू टू प्रोटेक्टेड एरियाज। हमने अपने सिस्टम के अंदर दो अलग अलग एरियाज बना लिए, कौन कौन से? पहला एरिया है यूजर स्पेस, राइट, जो कि रन करता है क्रोम, VS कोड, पाइथन, फायरफॉक्स, गेम्स। अगर आप इन सारी चीजों को देखें, राइट, तो ये जो मतलब जितने भी ये प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स में भी ये बगी हो सकते हैं एट अ टाइम, मे बी इनमें कुछ मलेशियस कोड इंजेक्ट, राइट। मतलब बेसिकली इनके साथ खतरा है, राइट। ये जितने भी यूजर प्रोग्राम्स है, राइट। तो हम इन सबको क्या किया कि हम लोगों ने जो सेपरेट किया हुआ है, राइट, जो एग्जीक्यूशन लेयर को जो सेपरेट किया है उसमें से हमने पहला बनाया यूजर स्पेस, और हमने उसको बोला कि आपको जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते उन सबको हम यूजर स्पेस के अंदर रन कराएंगे, राइट। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं इसको, रैम को, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, रैम, CPU, डिस्क, हार्डवेयर को ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अगर इनके ऊपर कोई एक जना नजर रखे हुए कि ठीक है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई
तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा हार्डवेयर को, तो ये हमारे थ्रेश को बचा पाएगा, राइट। देन वी अनदर थिंग वी हैव इज अ कर्नल स्पेस दैट रन कर्नल ड्राइवर शेड्यूलर मेमोरी मैनेजर। तो कर्नल स्पेस में जो है ना, ये इस पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, राइट। इसमें बगी मटेरियल हो नहीं सकता, बगी मटेरियल ज्यादातर यहाँ पे होगा, राइट। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रेयर केस है कि हमको बगी मटेरियल देखने को मिले, राइट। इसके पास हार्डवेयर का फुल एक्सेस होता है, राइट, बिकॉज इट इज अ किंग, राइट। मे बी आप लोग यहाँ पे आइडियोलॉजी समझ में आ रही होगी कर्नल स्पेस वर्सेस यूजर स्पेस की, क्या हमने इन दोनों को मतलब हमको ऐसा नीड क्या पड़ा था कि हमको दो कह सकते हैं कि बंटवारा करना पड़ा है, राइट। ठीक है, कर्नल स्पेस को आप प्रिविलेज्ड स्पेस भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है कंप्लीटली हार्डवेयर को एक्सेस करने के पास, ठीक है। देन अगर हम आर्किटेक्चर को देखें तो ये मैंने एक नॉर्मल ऐसा ही मैप बनाया है, राइट। इससे आपको सिस्टम कॉल्स का ही पता चलेगा सिस्टम कॉल्स क्या है, राइट। हमारे पास वीएस कोड पाइथन ब्राउजर एप्लीकेशन है, ये सब चीजें जो है ये हमारे यूजर स्पेस के अंदर होता है, यानी हमारे यूजर स्पेस वाले सेक्टर के अंदर आएगा। देन हमारे पास कर्नल ड्राइवर्स फाइल सिस्टम और शेड्यूलर है, और जो हार्डवेयर है ये सब हमारा कर्नल स्पेस के बीच में आएगा। अब देखिए ये लेयर कर्नल स्पेस वाला प्लस यूजर स्पेस, ये दोनों अलग अलग एरियाज हैं, राइट। यहाँ पे हम देखें ना कि दो प्रोटेक्टेड अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए, दो अलग अलग सेक्टर है। अब जब ये अलग अलग सेक्टर है तो मान लीजिए क्रोम है, अब ऐसा तो नहीं कि क्रोम बिना हार्डवेयर को यूज करे हुए फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा, राइट। उसको चाहिए है रिसोर्सेज, राइट। तो वो क्या करेगा, जितना भी जो हमारा यूजर स्पेस है वो रिक्वेस्ट करेगा कर्नल से कि हमको इतना इतना रिसोर्स दे दो भाई, राइट। इतना इतना रिसोर्स इस प्रोसेस को आप एलोकेट कर दो, बाकी का काम खत्म, बाकी का काम आप पूरा हार्डवेयर आप देखते रहो। ये यूजर स्पेस का कहना है, राइट। तो बीच में एक ब्रिज क्रिएट किया गया जो कि है सिस्टम कॉल्स, राइट। ये एक पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, कर्नल स्पेस एक पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, इनके बीच में सिस्टम कॉल्स है जो कि एक ब्रिज का काम करता है, राइट। ये क्या करता है, यूजर स्पेस से जितना भी रिक्वेस्ट होता है उसको सिस्टम कॉल कैरी करता है जस्ट लाइक बस, और वो कर्नल स्पेस में जाके उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, मतलब एग्जीक्यूट वो नहीं करता, राइट। उसका काम सिर्फ ट्रांसफर करने का होता है, यूजर स्पेस से लेके कर्नल स्पेस तक मटेरियल ट्रांसफर करने का, जस्ट लाइक वो एक एक्सपोर्टर है, राइट। ओके, होप कि यहाँ पे आपको सिस्टम कॉल्स के बारे में आइडिया लगा होगा, और ये दो जो यहाँ चीजें दी गई हैं कर्नल स्पेस वर्सेस यूजर स्पेस का जो आइसोलेशन है उसका मीनिंग समझ में आया होगा। इज इट क्लियर गाइस, राइट। ओके, ये दोनों ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू सिस्टम कॉल्स। A system calls is the interface through which a user program requests service from the kernel, right? यूजर प्रोग्राम होता है वो सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है कर्नल से, किसके थ्रू, sys कॉल्स और सिस्टम कॉल्स के थ्रू, जो हम ऊपर समझे, राइट। दो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स हैं, उनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। प्रॉब्लम क्या रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो यूजर प्रोग्राम था वो डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो और जो कर्नल स्पेस है वो भी डायरेक्ट यूजर स्पेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने इंटरेक्ट किया तो फिर मतलब ही क्या है उन दोनों का आइसोलेट होने का। तो जो यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया गया है वो है कि हम एक एंट्री पॉइंट, एक मतलब कंट्रोल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट, कर्नल में। ओके, नाउ वी हैव फ्यू वेरी कॉमन सिस्टम कॉल्स, राइट। दीज आर द वंस जिसमें कि और एक चीज अगर आप देखो तो मैं इसके बारे में पहले बताया भी, राइट। ओके, तो यहाँ अलग अलग सिस्टम कॉल का अलग अलग यूजर है, सॉरी पर्पस है, राइट। ओपन सिस्टम कॉल जो है वो फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है, रीड के लिए यूज होता है फाइल को रीड करने के लिए, राइट जो सिस्कॉल है वो फाइल को राइट करने के लिए होता है, क्लोज सिस्कॉल फाइल को क्लोज करने के लिए होता है, फॉर्क प्रोसेस क्रिएट करने के लिए होता है, राइट। प्रोसेस क्रिएट किस तरीके से होता है ये अपने आप में बढ़िया मतलब अच्छा टॉपिक है, राइट। मे बी वी विल टैकल इट इन फ्यूचर। देन वी हैव exe जो कि हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए यूज होता है, राइट। देन वी हैव वेट सिस्कॉल जो कि वेट करवाता है चाइल्ड प्रोसेसेस के लिए, राइट। अगर किसी चाइल्ड प्रोसेसेस को वेट करवाने तो वहाँ पे वेट सिस्कॉल का यूज होता है। एंड देन वी हैव एग्जिट सिस्कॉल जिसका
काम होता है भाई प्रोसेस को एंड करना, राइट। ओके, हमारे पास यहाँ दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट्स मतलब कमांड्स है, राइट। हम लोग पहला कमांड के थ्रू हम ये देखेंगे कि सिस्टम कॉल्स को मतलब हम ट्रेस करने का कोशिश करेंगे, राइट। सो s trash ls, this is our command which we have to use। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब रिमेम्बर करने के लिए, इसको करने के लिए करते हैं s trash ls। इसको अगर आप मतलब रिमेम्बर करने के लिए ये समझ सकते हैं एस मतलब यहाँ सिस्टम को कॉल्स को डिफाइन कर रहा है, जो ट्रेस है वो ट्रेस करने के लिए, और एलएस एलएस यस लिस्ट करने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो, राइट। मे बी आप लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे होगे क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर हम इस पे आराम से बैठ के एक लुकअप लें तो हम उसकी चीज़ों को कुछ कुछ समझ सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे exe जो सिस्कॉल है वो यूज हुआ है कहाँ पे, यूजर स्लैश बिन स्लैश एलएस में, क्योंकि हमने यहाँ एलएस यूज किया था, तो ये वो लोकेशन है जहाँ से एलएस एग्जीक्यूट हुआ, राइट। ठीक है, अगर आप इस आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी बन जाती है ना कि आप इस लेवल पे आके और ये सब चीज समझ समझ लेते हैं कि ये चीज एक्चुअली लिखा क्या है, ये यहाँ क्यों लिखी हुई है, तो आपसे मतलब आप कह सकते हैं कि आप उन टॉप टीयर इंजीनियर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि आपका बराबरी करना मे भी मतलब मुश्किल से पूरे वर्ल्ड में 5 से 10% ऐसे लोग हैं, राइट, जो कि इतना डीप में जाके चीजों को करते हैं। हाँ, ओके। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश एलएस से एलएस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट, exev का यूज करके। देन बीआर के यहाँ पे एक और अलग वो है, देन ओके ठीक, यहाँ पे एक और फाइल को लोड किया गया है जो कि ईटीसी के अंदर है, एल एस सॉरी एल डी हाइफन एस ओ डॉट सॉरी एल डी डॉट एस ओ डॉट प्रीलोड, राइट। ये प्रोसेस है यहाँ पे, सॉरी ये एक फाइल है जिसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम नेगेटिव फ्लैग्स के बारे में पढ़े थे, राइट। यहाँ पे फाइल उसको मिला नहीं है तो उसने यहाँ पे नेगेटिव फ्लैग को रिप्रेजेंट कर दिया है। देन यहाँ पे एक और फाइल को रीड करने का कोशिश किया गया है, राइट, ओपन किया गया है यहाँ पे, राइट, कहाँ पे, स्लैश etc स्लैश एल डी डॉट एस ओ डॉट कैश नामक फाइल में, राइट। देन एफ स्टेट का यूज किया गया है यहाँ पे, एंड मतलब आप समझ सकते हैं, राइट। इसको हम पूरा डीप में पढ़ेंगे नहीं, राइट, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक और पाथ दिया गया है, अभी यहाँ पे एक फंक्शन को ओपन किया गया है इस पाथ के ऊपर, राइट। मे भी ये डीबगिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज में आ सकता है, राइट। अगर हम इस पूरे सिस्टम कॉल को पढ़ने जाएंगे तो एक एक इन्फॉर्मेशन वैसे तो यूजफुल है, बट हम हर एक इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना अभी के लिए यूज में नहीं है हमारे, राइट। देन वी हैव अनदर विच इज, अभी हमने सिस्टम कॉल्स को ट्रेस किया, नाउ वी आर ट्रेसिंग फाइल ऑपरेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहले सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास एक फाइल है कि नहीं है, एलएस नहीं है, तो हम चलते हैं हमारे सीधी करके स्लैश होम स्लैश काली में, यहाँ पे एलेक्स मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइल और txt, तो स्ट्रेस कैट फाइल डॉट txt, राइट। हमको फाइल ऑपरेशंस को ट्रेस करना है कि वहाँ पे क्या क्या फाइल ऑपरेशंस होंगे। स्ट्रेस कैट फाइल डॉट फाइल डॉट txt, ठीक है। ये टोटल वो ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे फाइल डॉट txt पर एग्जीक्यूट करेगा, राइट। कैट जैसे कि हमने यहाँ यूज किया, देख सकते हैं आपके यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट में कैट से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आप इन चीजों को मतलब इस टाइप से रिलेट करना कुछ चालू कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा वेयर कैट, ठीक है। कैट का दो लोकेशन है, यहाँ पे एक तो यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट में, और यहाँ पे एक बिन स्लैश कैट में, राइट। दो कह सकते हैं लोकेशन है जहाँ से कि कैट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट बेसिकली जब हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे कौन सा वाला कैट यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो यूजर स्लैश बिन स्लैश कैट वाला जो कैट है वो यूज हुआ है, राइट। इस टाइप से अब आप चीजों को क्या कह सकते हैं कनेक्ट करना, आपको इसका भी डालना पड़ेगा, राइट।
देन यहाँ पे प्रीलोड वाला चीज यूज हुआ है। देन यहाँ पे हमने कैशे को ओपन एट किया, ओपन मतलब यहाँ पे जो ओपन करने की कोशिश किया गया है वो एल जी डॉट एस डॉट कैशे पे किया गया है, राइट। तो इसको अगर हम इंटरप्रेट करने जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम चल जाएगा। मतलब मेनली आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। उनको इसी टाइप से इंटरप्रेट करना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, होप कि आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ट्रेस करना और ये दोनों समझ में आया, राइट, ये कॉल्स के बारे में। इज इट क्लियर टू यू गाइस? यूनिक एंड यस ब्रो प्लीज। ब्रो, कैन वी कंटिन्यू टुमारो? Yes, we can actually continue tomorrow. I'm tired and sleepy. Okay. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आज का यहीं पे रैप इट अप करते हैं, राइट। यू गोइंग टू स्लीप भाई? यस, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वो